धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको किडनी से जुड़ी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के जरिए कैसे किया जाए इसके बारे में बताएंगे। समय समय पर उपवास एक नया नाम है। समय समय का उपवास या फिर जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसी तरीके से उपवास करने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। ये उम्र संबंधी रोगों से बचाने में मदद कर सकता है। इसमें 24 घंटों में मात्र 8 घंटे के अंदर ही हमें भोजन करना पड़ता है, यानी कि 18 घंटे रोजाना उपवास करना पड़ता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा उपवास करने से व्यक्ति का रक्तचाप ठीक रहता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर ठीक रहता है और शरीर में इंसुलिन की मात्रा भी सही रहती है। ये रिपोर्ट अलग अलग मेडिकल जर्नल्स में छपे अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों पर आधारित है। उपवास हमारे लिवर में जमा शक्कर कम करने में मदद करता है, यानी कि हफ्ते में एक बार दिन में उपवास करने से हमारे शरीर को जरूरी आराम देता है और उसे साफ होने साथ ही अंदर से मरम्मत करने का मौका भी देता है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए सप्ताह में एक बार उपवास रखने से बेहतर कुछ नहीं है। हमारे पूर्वजों ने उपवास करना जरूरी बताया था, खास तौर से सप्ताह में एक बार, मौसम बदलने के दौरान, कार्बोहाइड्रेट खाने से दूर रहना ताकि जीवन शैली से जुड़े रोगों से बचा जा सके। आज ये जरूरत बन गई है। ये तो थी समय समय पर उपवास पर बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के नेचुरोपैथ विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी। आप इंडियन न्यूरोपैथी और योगा ग्रेजुएट्स मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। साथ में नेशनल बोर्ड फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा एंड न्यूरोपैथी के सदस्य भी हैं। आपने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी और योगिक साइंस में डिग्री ली। प्राकृतिक चिकित्सा में आपका लंबा अनुभव रहा। ये तो था डॉक्टर राजेश कुमार सिंह का संक्षिप्त परिचय। समय समय पर उपवास से जुड़े कोई भी सवाल करना चाहते हैं अगर आप, तो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं। हमारा फोन नंबर है करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो समय समय पर उपवास के फायदे कैसे करें और समय समय पर उपवास कैसे किया जा सकता है, आज इसी को लेकर हमारी खास पेशकश है। डॉक्टर राजेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। कार्यक्रम में आपका सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले आपसे जो हम जानकारी लेना चाहते हैं वो यही जानना चाहते हैं कि जो समय समय पर उपवास या फिर जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं वो आखिरकार है क्या, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं लगातार ये काफी प्रचलन में है, लोग उसको बड़ा फॉलो कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से देखा जाए? जी, जिस तरह से हमारी लाइफ में लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को कहते हैं, जो हमारे खान पान में बीमारियां पैदा होती हैं, तो इसमें ये जरूरी हो गया है समझना है कि आप जो भी आपका खान पान का तरीका है उसी में आप खान पान करते हैं, तो वो उसमें है कि आप उसको रिव्यू करें, देखा जाए कहीं उसमें कोई बड़ी तो नहीं। एक तो बात आ रही है वो कि हम बहुत कैलोरी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर रहे हैं और जो हमारे शरीर में जाके जमा होते हैं, तो उसको कैसे हटाया जाए, इसके लिए हजारों सालों से हमारे देश में जो परंपरा है उपवास की, और आप पूरी दुनिया के हर कल्चर में इसको थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो इस्लाम में भी उपवास की बात करी गई है। ईस्टर जो फेस्टिवल होता है क्रिश्चियन के उसमें भी उपवास जो है माध्यम। तो उपवास जनरली जो है आपको फिजिकली क्लोज करने का, अपनी बॉडी को क्लीन करने का एक करता है जी अभ्यास है,
लेकिन हाल के वर्षों में पिछले 50-60 सालों में उपवास को काफी मेडिकल रिसर्च हुआ, जिससे ये पता चला कि उपवास को कई बीमारियों को न सिर्फ दूर रखने में इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि कई बीमारियों की चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब जरा ये आपसे समझना चाहेंगे कि जो सामान्य उपवास होता है या फिर जो समय समय पर उपवास होता है, उन दोनों में क्या विशेष अंतर है, फर्क क्या है, और इनके फायदे जो होते हैं उनमें भी क्या कुछ फर्क है, ये भी जानकारी चाहेंगे। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, फैट के फॉर्म में हो सकती है या ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो सकती है, तो वो जब भी आप किसी भी तरह का उपवास करते हैं तो एक मेटाबॉलिक स्विच होता है, क्योंकि आपने रेगुलर सप्लाई उसकी बंद कर दी एनर्जी की, तो जो आपके पास स्टोरेज में पड़ा होता है, आपकी बॉडी के पास ये अवसर होता है कि उसको वो खर्च कर सकता है। तो इसके बारे में जो इंटरमीडिएट फास्टिंग के जो बहुत सारे तरीके हैं, एक इसमें बहुत कॉमन बात है ये है कि 12 घंटे तक आपके शरीर को किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके ब्लड में इतना ग्लूकोज होता है या आपके लिवर में इतना ग्लाइकोजन होता है कि 12 घंटे तक इसकी जरूरत ही नहीं है। जब आप 12 घंटे से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, तो क्या होता है कि उन आवर्स को, जो 12 घंटे के बाद वाले घंटे हैं, उसमें आपकी बॉडी जो स्टोर्ड फैट है उसको यूज करना शुरू करती है। इस प्रोसेस को कीटोसिस बोलते हैं, मतलब हमारी बॉडी जो है ग्लूकोज के सोर्सेज से स्विच ओवर करके फैट सोर्सेज में जाती है और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो 2016 में इस पर्टिकुलर चीज पर एक बहुत ही बड़ी खबर आई कि जापान के साइंटिस्ट हैं जिसका नाम था योशिनोरी ओसुमी, उनको 2016 में नोबेल प्राइज दिया गया इस बात की खोज के लिए कि अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग को और फास्टिंग के तरीकों को साइंटिफिक तरीके से उपयोग किया जाए तो कई बीमारियां जैसे कि कैंसर है, टाइप 2 डायबिटीज है, पार्किंसंस है, अल्जाइमर, डिमेंशिया है, इन सब बीमारियों का इलाज ढूंढा जा सकता है, जिसको बहुत व्यापक से ऑलरेडी साइंस के बीच में एक मत है इस मामले में कि फास्टिंग का उपयोग इस तरह से किया जाता है। डॉक्टर से अब हम ये जानना चाहेंगे कि कितने तरह के इंटरमिटेंट फास्टिंग होते हैं, और जैसे कहा जाता है कि किसी में 8 घंटे के अंदर भोजन किया जाए, किसी में मात्र 5 घंटे के अंदर भोजन हो, ये सब जो जानकारी है डॉक्टर साहब, ये कितनी सही है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि 8 से 5 घंटे या जो अंतराल जितने भी समय का हो वो किस तरह का रहना चाहिए? देखिए, इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग को समझने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि जब भी आपकी फास्टिंग 12 घंटे से लंबी होती जाएगी तो वो मेटाबॉलिक स्विच शुरू हो जाएगा। तो आप जो शुगर डिपेंडेंट जो बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो फैट डिपेंडेंट हो जाएगी। तो 12 घंटे से लंबा जो भी होगा उसमें ऐसा होगा। लेकिन अब मान लीजिए कि 14 घंटे की फास्टिंग आप करते हैं तो आपके पास बॉडी के पास केवल 2 घंटे अपॉर्चुनिटी है जब वो मेटाबॉलिक स्विच एक्टिव रहेगा। अगर वो 16 घंटे की करते हैं तो 4 घंटे हो गया। अगर वो 18 घंटे की करते हैं तो वही चीज 6 घंटे की हो गई। तो इस तरह से वो आप लंबा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन मिनिमम जो सबसे इफेक्टिव है वो ये है कि आप 18 घंटे और 8 घंटे, तो 8 घंटे में आप खाए पिए और 18 घंटे की जो है आप फास्टिंग करें। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है जिसमें कि 16 घंटे और 8 घंटे वाली जो सिस्टम है वो ज्यादा इफेक्टिव है। कम से कम ये आप लंबे दिन तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि 16 आवर्स फास्टिंग कोई बहुत ही मतलब डॉक्टर राजेश आप ये कह रहे हैं कि 16 घंटे फास्टिंग रखें और उसके बाद खाए पिए, ये जो है सबसे सही तरीका है अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो? सस्टेन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें 3 महीने 6 महीने, या अपनी लाइफस्टाइल का ही पार्ट बनाएं कि 16 आवर्स हम नहीं खाएंगे और 8 घंटे खाएंगे, तो ये पॉसिबल है हर आदमी के लिए ये किया जा सकता है। अब ऐसे में डॉक्टर राजेश
इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान खाएं क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर 7 से 8 घंटे उनको खाने को मिल रहा है तो वो कुछ भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं, लेकिन खाने का सही तरीका क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या उनको खाना चाहिए, ये आपसे जानना चाहेंगे। एक बहुत आसान सी बात यह है कि जब भी आपका कीटोसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगा, अगर वो 4 घंटे के लिए भी मिनिमम अगर होता है तो उसके अपने बहुत सारे फायदे हैं। मतलब ये हम ये ना भी देखें कि वो 7 घंटे में आप क्या खा रहे हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि 16 घंटे आप नहीं खा रहे हैं। अब ये जरूर है कि उस 8 घंटे में आप कोई फास्ट फूड या इस तरह की हाई कैलोरी आइटम अगर लेंगे तो उससे फायदा जो है थोड़ा सा घट सकता है, लेकिन ओवरऑल हम लोग उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि उस 8 घंटे में आप क्या खाते हैं या नहीं खाते हैं, इसलिए क्योंकि वो 4 घंटे का जो एडवांटेज है जो हमें ऑलरेडी कीटोसिस के प्रोसेस से मिल चुका है, वो अपने आप में कई बीमारियों को दूर रखने और उनको ठीक करने में मददगार है। और उन बीमारियों का नाम जैसे कि ओबेसिटी है, बिल्कुल, लिवर डिसऑर्डर है, जैसे कि लिवर में आपका फैट जमा है, फैटी लिवर जिसको हम प्राइमरी उसकी सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है, उसके बाद वो सिरोसिस तक आगे बढ़ सकती है। तो फैटी लिवर जो है उसको ठीक करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप इमीडिएटली जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू कर दें। अगले 2-3 महीने में उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है व्यापक तरीके से। ग्रेड 2 फैटी लिवर भी आप 60 डेज के अंदर मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट उसका मिल जाता है। डायबिटीज जो है जो खास तौर से जो शुरुआती लेवल पर डायबिटीज है उनके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ही उपयोगी है। हार्ट कंडीशन जिनकी हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस वगैरह हैं वो भी इंटरमीडिएट फास्टिंग से बहुत जल्दी राहत पा लेते हैं। कैंसर को रोकने में इसका एक जबरदस्त ये है क्योंकि अधिकतर कैंसर जो है हमारी बॉडी के अंदर फैट जमा होने से एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सिचुएशन होती है जिसमें कि हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो सर इसका टाइमिंग भी जरा साथ साथ बताइएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो समय है वो सही क्या रह सकता है, किस समय जो है सबसे बेस्ट कहा जा सकता है कि आप 16 घंटे अगर रहना है तो कितने से कितने समय तक इसको हम रख सकते हैं? इसका जो बेस्ट तरीका ये है कि प्रैक्टिकली आप देखिए कि आपके लाइफ में वो 16 घंटे कौन से होंगे या 18 घंटे कौन से होंगे या 20 घंटे जब नहीं खा रहे हैं तब वो कौन से घंटे होंगे। तो अधिकतर लोगों के लिए जो हम लोग एडवाइस करते हैं वो ये है कि अगर आप शाम का खाना अर्ली कर लेते हैं 6 PM और 7 PM लास्ट अगर मील कर लेते हैं और मॉर्निंग में 10 और 11 AM से शुरू होते हैं तो आपका ये ब्रैकेट जो है मोर और लेस हो जाता है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से कमजोरी जैसा महसूस होने लग जाता है, तो अगर कमजोरी का एहसास हो तो क्या करना चाहिए? नहीं, कमजोरी नहीं हो सकती इसमें। कमजोरी एक ही कारण से होती है और वो है डिहाइड्रेशन। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपका पानी तो अलाउड है, तो आप पानी कितना भी पी सकते हैं, पानी आपको पीना ही चाहिए। आप खाना और कैलोरी इंटेक आपका रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, आपका लिक्विड और पानी इंटेक एकदम रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा है। आप ग्रीन टी ले सकते हैं, बिना दूध और चीनी की चाय ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर राजेश, दूध भी लिया जा सकता है क्या? क्योंकि कई लोग जैसे रात को सोने से पहले दूध का सेवन करते हैं तो वो उनको पहले ही लेना पड़ेगा, इसका मतलब कोई भी शुगर या एनर्जी सोर्स आप अवॉइड करते हैं इस दौरान इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान, तो दूध डेफिनेटली एक अच्छा एनर्जी सोर्स है, तो उसको डेफिनेटली अवॉइड करना है। और किन बातों का परहेज करना चाहिए अगर हम ऐसी फास्टिंग करते हैं, तो किन बातों को हम बिल्कुल अलग रखें? मुझे लगता है कि रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये करते हैं तो 2 तरीके हैं इसको करने के। कम से कम 3 दिन हफ्ते में इसको भी अगर करते हैं तो भी आपका फायदा जो है शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं और कोई उसकी रेगुलरिटी ना हो तब उसका फायदा बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो ये मुझे लगता है कि सबको निश्चय करना चाहिए कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने जा रहे हैं तो एक रेगुलरिटी कम से कम 3 दिन हफ्ते में ये जरूर किया जाए। लेकिन 7 दिन किया जा सकता है, सालों भर किया जा सकता है, जिसकी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से उसको फाइन ट्यून किया जा सकता है।
डॉक्टर राजेश, उससे वजन में फर्क पड़ेगा? जैसे मेन लोग जो है मेनली वजन कम करने के लिए, वजन घटाने के लिए करते हैं, तो जैसे आप कह रहे हैं हफ्ते में 3 दिन भी किया जा सकता है, 4 दिन, तो वजन पे इसका असर पड़ता है क्या? वजन में तो डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा, लेकिन जो वजन का जो सबसे क्रूशियल और डिफिकल्ट पार्ट है वो है सेंट्रल ओबेसिटी। जितनी आपकी बीमारियां हैं, जिसमें कि हार्ट डिजीज हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, उसमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो है सेंट्रल ओबेसिटी। आपका पेट जो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, आपकी लिवर और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो फैट का स्टोरेज ऑर्गन बन जाते हैं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में वजन तो कम होना ही है, क्योंकि सबसे पहले जो प्राइमरी स्टोरेज है उसको बॉडी खर्च करना शुरू कर देती है। लेकिन जो इसका दूसरा सबसे बड़ा लाभ है, वजन कम करने से भी बहुत बड़ा लाभ है, वो है कि सेंट्रल ओबेसिटी घट जाती है तो आपके लगभग हर तरह के लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के होने का जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। ये बीमारियां घटने लगती हैं, आपके सिस्टम से वो बीमारियां जिस वजह से भी हो, उसका एक मेजर कारण है सेंट्रल ओबेसिटी। और सेंट्रल ओबेसिटी चूंकि ये बहुत फास्ट तरीके से घटाता है, तो अगर लिवर से और दूसरे विसरल ऑर्गन जो हमारे जैसे कि स्प्लीन है, हार्ट है, या हमारी आर्टरीज के अंदर जो फैट है, तो वो बहुत ड्रामेटिक तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग घटाना शुरू कर देती है। डॉक्टर राजेश, इंटरमिटेंट फास्टिंग से बचना किन लोगों को चाहिए? मसलन डायबिटिक के मरीज या कोई अन्य मरीज, किन लोगों को ये नहीं रखना चाहिए? उन लोगों को डेफिनेटली नहीं होना चाहिए जो हाई डोज मेडिकेशंस पर हैं, जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली जो बॉर्डर लाइन वाले लोग हैं, जो प्री डायबिटिक हैं, वो आसानी से डायबिटीज को अपनी जिंदगी से बाहर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं सेफली विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन जो शुगर रिड्यूसिंग मेडिकेशंस ले रहे हैं, उनको डेफिनेटली एक बढ़िया फिजिशियन की जरूरत पड़ेगी जो उसको इवैल्यूएट करे कि क्या किया जा सकता है या क्या नहीं किया जा सकता है। तो मेडिकेशंस जो शुगर लोअरिंग मेडिकेशंस हैं, उसके साथ साथ फास्टिंग शायद नहीं चल सकती। अदरवाइज जो लोग अभी अभी डायबिटिक हुए हैं या जिनका शुगर लेवल जो है कम है लेकिन डायबिटिक है, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारियां दी और बताया कि कैसे जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग के जरिए वजन के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल भी बदल सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए आयुष्मान भव में इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।